अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया जद्दून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नाज़रीन, चौधरियों की धमकियां काम आ गई हैं। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 20 साल पुरानी कर्ज माफी की इंक्वायरी ही बंद कर दी है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात ने नैब को साजिशकार करार दे दिया है। इमरान खान जो चौधरी बरादरान के खिलाफ कर्ज माफी के खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ अब वो तमाम सबूत कहां हैं, प्रोग्राम में बात करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस कैपिटल में क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम। आम शहरियों को लूटने के बाद डाकुओं ने डीआईजी पुलिस का रुख कर लिया है, उनके घर का रुख किया है, वहां पर भी डाका मारा है। मोटरसाइकिल सवारों ने बैंक मैनेजर को कातिल कर दिया। लोगों का थाना सिस्टम पर से एतबार उठ चुका है। वजीर आजम को बताया जाए कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, और F8 जबकि F10 में भी लोगों के घरों पर डाके डाले जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह बरहम। एक और स्टोरी जिस पर आज के ही प्रोग्राम में बात की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTV बोर्ड अरशद खान को ओहदे से हटा दिया है। अदालत ने अरशद खान को मुस्तकबिल में भी तैनात ना होने का हुक्म जारी कर दिया है। अरशद खान ने किस तरह से गैर कानूनी तौर पर खुद को PTV का बोर्ड का चेयरमैन लगवाया है, इस पर प्रोग्राम में इनसाइट को डिस्क्लोज किया जाएगा। प्रोग्राम के लास्ट में डिस्कस करेंगे वजारत सेहत इस्लामाबाद के शहरियों की शिकायत को एड्रेस करने के बजाय कुर्बानी का बकरा तलाश करने के लिए कौन सा ऐसा शख्स है जिसको आगे लाया जा रहा है, क्या स्टोरी है, इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। क्लासरा साहब, कहां गए वो सबूत जो इत्तेहादी बनने के बाद गायब हो गए? बड़ा आपने अहम सवाल किया है। जब आज ये स्टोरी सामने आई है, टीवी पे चलना शुरू हुई है, तो बहुत सारी यादें मेरे ऊपर हमलावर हुई हैं। वो कहते हैं ना, रिपोर्टर्स का हमारा जो जहन है, रिपोर्टर होना भी बड़ी एक ब्लेसिंग भी है, एक अजाब भी है। ये दोनों साइड पे जा सकते हैं। स्टोरी ये कि नैब ने रिपोर्ट पेश किया है कि चौधरियों के खिलाफ लोन राइट ऑफ का कोई सबूत नहीं मिला। जी, जब ये मैंने उसी का कहा ना कि स्टोरी जब ये सामने आई है कि उनका नहीं मिला, मुझे याद आ गया इससे 20 साल पहले इमरान खान साहब जो हैं, नए इलेक्शन होके आए थे, 2002 की बात है। उस वक्त उसमें उन्होंने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बैठ के कैफेटेरिया में। हम रिपोर्टर थे, हम जाते थे। हर दूसरे तीसरे दिन इमरान खान साहब एक पलंदा लेके आते थे चौधरियों के ख़िलाफ़, और पूरे उसकी कापीज़ जो हैं, उसमें कोई बैंक्स थे, उनके लोन राइट ऑफ थे, वो सबको वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कापीज़ करते थे। और वो कहते थे कि जनाब चौधरी जो हैं इस मुल्क को लूट गए हैं, इन्होंने खा लिया है, पैसे माफ़ करवाएं, ये लुटेरे हैं। वो सारा आपने सुना होगा, बल्कि क्लिप भी शायद अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएं कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है ना, वो परवेज़ इलाही को कहते थे। सो वो सारी तफसील, सारे सबूत उन्होंने सहाफ़ियों को उन्होंने पेश किए थे। आज जब मैंने ये सारा देखा, मैं डिटेल तो बाद में आते हैं, तो मेरे जहन में ये है कि बड़ा, अब वो कहते हैं बड़ा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कि खान साहब कहते थे कि जनाब कि मैं अगर आ गया तो ये चौधरी ने जिन्होंने लोन राइट ऑफ करवाया, तो मैं इनसे लोन जो है ना वापस लूँगा। आज वही इमरान खान साहब हैं जो चौधरियों के खिलाफ यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। ये सहाफ़ियों में मैंने खुद इनके हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, विटनेस हूँ मैं इस बात का। ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते कि मैंने किसी से बात सुनी थी तो मैं आज बयान कर रहा हूँ। तो खान साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, वो तकरीरें करते रहे, चौधरियों पर यही इल्ज़ाम लगाते रहे कि इन्होंने बैंक लूटे हैं, इन्होंने मुल्क लूटे हैं, पंजाब के डाकू हैं, फलां फलां सब कुछ कहा इन्होंने। आज जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है इमरान खान खुद है, उसी वक्त नैब ये कोर्ट को बता रहा है कि जनाब हमें चौधरी साहबान के खिलाफ जो है ना बैंक राइट ऑफ के कोई सबूत नहीं मिले। सो मैं 2-4 इसमें सवालात उठाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं उस पर आऊँ कि हमारे पास क्या सबूत थे और सबूत कहाँ से मिल सकते थे, या अभी भी ये सबूत कहाँ पड़े हैं, मैं वो भी ज़रा रास्ता बता देता हूँ नैब को। अगर इनके कोई थोड़ा सा पानी बच गया है, इनके उसमें कोई थोड़ी सी कोई आकड़ बची हुई है, या ये समझते हैं कि हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं, मैं इनको 2-4 रास्ते भी बताता हूँ जहाँ पड़े। कल परसों जाकर सबूत भी ले आएंगे और बड़े लीगल तरीके से बताऊँगा कि कहाँ पर पड़े हुए हैं सबूत। तो अब सवाल मैंने ये पूछना है कि इमरान खान साहब को नैब ने समन किया कि जनाब आप जो कहते थे इन्होंने लोन राइट ऑफ करवाए हैं, ये सारा खा गए हैं, पी गए हैं, एक नोटिस तो इमरान खान साहब को जाना चाहिए था कि भाई साहब आपने ये सारे के सारा उस वक्त बताया था, हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, हमें सबूत भी दें और हमें उसके बाद अपनी गवाही भी दें। कोई नहीं बुलाया कि उन्हीं के दौर में केस सेटल हो गया। अब ये चीज़ें आई कहाँ से थी? इमरान खान साहब नाराज़ हो गए थे
कि जब इनको कहा गया तो कई दफ़ा कह भी चुके हैं कि इनको जनाब मुशर्रफ ने यह कहा कि हुजूर आप ऐसे करें कि आप कुछ अपनी पार्टी के अलाइनमेंट जो है ना इनके साथ कर लें, इनके चौधरी को साथ कर लें, को 20-25 सीटें आपको दे देते हैं, 2-4 आपके वजीर बना देंगे। मैं 2002 के इलेक्शन की बात करूं, इमरान खान साहब तो वजीर आजम बनने गए थे, उस वक्त आपको पता 8-10 लोग थे जिनको वजीर आजम बनने का दाना डाला हुआ था, ये जनरल मुशर्रफ और उनकी टीम ने। उसमें चौधरी निसार अली खान साहब थे, फरूक लगारी थे, उसमें हुमायूं अख्तर थे, उसमें इमरान खान साहब थे, हु इज हु जो नहीं था। और हर एक को कहते थे आप कोई बनाएंगे, आप ही हैं। बल्कि मियां अजहर साहब भी थे, वो भी बल्कि उनको तो प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया था कि आप ही वजीर आजम हैं। और मुझे याद है इसाक डार साहब मुझे मिले तो उन्होंने कहा मुझे भी ऑफर थे, मैं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। मुझे उस बल्कि याद है लियाकत जतोई साहब मिले, उन्होंने कहा मुझे वजीर आजम बनने की ऑफर थी, मुझे कहा उन्होंने। और मैं कि भाई साहब उन्होंने सबको दाना डाला। इवन यूसुफ गिलानी साहब ने मुझे बताया कि मुझे उन्होंने ऑफर की बताएं, उन्होंने सबको कहा तकसीम कर दो, हर एक उन्होंने कहा अपने उन्होंने एजेंसी किसी काम पे लगाया, हर एक को मसरूफ कर लो, तुम बताओ तुम वज़ीर आज़म बन रहे हो, तुम बना रहे हो, तुम बन रहे हो, ताकि ये थोड़े से हमारे खिलाफ इकट्ठे ना हों। और बनाया किसको? जमाली साहब को। इन तमाम में से जो बड़े बड़े हमने उसमें देखे। खैर कमिंग टू द पॉइंट, इमरान खान साहब नाराज़ हो गए उनसे। उसने कहा मैंने तो वज़ीर आज़म बनना था, मैं चौधरियों के साथ क्यों अलायंस करूं। वहाँ से लड़ाई शुरू हुई इनके साथ, जनरल मुशर्रफ साहब के साथ। इन्होंने फिर क्या पकड़ा, इन्होंने कहा चौधरियों को मैंने कैसे यहाँ पे मलाइन करना है, टारगेट करना है, हिट करना है। देन ये ले के आए पलंदा बैंक लोन राइट ऑफ्स का, जो इन्होंने पार्लियामेंट में हम सहाफ़ियों में डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए। होगी बात। इसके बाद वहाँ पे क्वेश्चन एक डला कौमी असम्बली में, आमिर साहब, जहाँ से स्टोरी हमने पिक की, मैंने भी की और भी कुछ उस पर दी, बल्कि उस पर सुआ मोटो भी लिया, उस पर लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है साहब, ये थे उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब थे, बाकायदा सुआ मोटो लिया था उन्होंने। न्यूज़ में मैंने स्टोरी ब्रेक की थी कि उस वक्त 54 बिलियन रुपीज़ के करीब लोन राइट ऑफ किए गए थे। अब चौधरी साहबान का मैं आपको ज़रा ये बता दूँ, इनकी सारी डिटेल्स मैं ज़रा नायब जिसने कहा ना हमारे पास सबूत नहीं है ना, इमरान खान साहब के पास सबूत तो गायब हो जाने थे जब उनकी पार्टी में शामिल हो गए, उनका वज़ीर आला बुज़दार भी बना दिया, उन्होंने सेंटर में वोट दे। इमरान खान साहब को तो मसला वज़ीर आज़म बनना का था, बन गए। उसके बाद उनको कोई परवाह नहीं, को लुट्टे फुट्टे कहीं पे ले जाए, उनको कोई इस पे केयर नहीं रही कि पंजाब के डाकू कौन थे, चोर कौन थे। अब फहमीदा मिर्ज़ा साहब इनके साथ वज़ीर बैठी हैं, उन्होंने 84 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ करवाया हुआ है। इमरान खान साहब की अपनी कैबिनेट में लोग बैठे हैं जिन्होंने लोन राइट ऑफ करवाया, और इनका राइज हुआ था इन्हीं लोन राइट ऑफ के खिलाफ हुआ था कि मैं इनके पेट से फाड़ के पैसा निकालूंगा जिन्होंने बैंक लूटे हैं। अब हुआ क्या जनाब, यहाँ पे एक उसमें क्वेश्चन आया आमिर साहब, एक कौमी असम्बली में, आपको पता है क्वेश्चन और आप भी कवर करते हैं, हम भी करते हैं। उन्होंने उसमें पूछा कि ये बताया जाए कि यहाँ पे कौमी असम्बली में कि अब तक कितने कितने लोन राइट ऑफ हुए हैं सर, और किस किस ने करवाए हैं। अब सुने ज़रा डिटेल सुने सर, नैब को सबूत नहीं मिले, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक्स के सारी चीज़ें इस वक्त कौमी असम्बली के उसमें पड़ी हुई हैं आमिर साहब, उसमें ये लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, कोई जाए कोई बंदा ले सकता है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसमें चौधरी साहबान के नाम है, इनकी फैमिलीज़ के नाम है, किस किस ने कितना लोन राइट ऑफ करवाया है, पूरी डिटेल वहाँ पे पड़ी हुई है। वहाँ से रिकॉर्ड से मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। इसमें यह पता चला जनाब कि टोटल जो है उस वक्त तक जब स्टोरी 2009 में मैंने की थी सर, 100 बिलियन रुपीज़ के लोन राइट ऑफ हो चुके थे सर 9 तक। 2006-7 में मैंने की थी, उस वक्त 54 बिलियन रुपीज़ के लोन राइट ऑफ, नाम भी दिया था, जिस पर इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुआ मोटो लिया था और बड़ा अरसा प्रोसीडिंग चलती रही थी वहाँ पे। 2000 ये जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 2009 तक सुने सर, चौधरी साहबान के सुने जिनके सबूत नहीं मिले, इमरान खान साहब की दराज से भी गायब हो गए हैं, नैब के भी कोई उनका सबूत चोरी कर गया है। वो ये कहते हैं कि इन्होंने पहला लोन जो था इनके खिलाफ, चौधरी के खिलाफ, जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन्होंने एक्चुअल अमाउंट राइट ऑफ की, असल ज़र, वो जनाब ये मिल थी चौधरी शुजात हुसैन साहब की थी, चौधरी मंसूर अली साहब की थी, चौधरी परवेज़ अली साहब की थी, चौधरी गुलजार साहब की थी, उसके बाद चौधरी वजात हुसैन साहब की थी, फिर चौधरी कोई इनके सबात अली साहब हैं, फिर इसके बाद मैं नाम नहीं लेता चले, ये चौधरी परवेज़ अली साहब की मिसेस का नाम है इसमें, वो दिया हुआ है कि उनके नाम पे था, कर्जा था। इसके बाद ये चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, उनकी मिसेस के नाम पे था, और फिर गुलजार अहमद साहब जो हैं उनकी बेगम साहबा के नाम भी था। अब जब इनके वारंट काल को जारी होते हैं, नाम आते हैं, फिर ये कहते हैं देखें हमारी मशरकी रिवायात हैं, आप लोग जो है ना कि वारंट भेजते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, बेटियों को नहीं किया जाता। लेकिन जब लोन लेना हो, कर्जे लेने हो, माफिया करवानी हो, तो फिर ये बच्चों के नाम भी लाते हैं, बीवियों को भी लाते हैं, फैमिली को भी लाते हैं उसमें चीज़ें करने के लिए। एक तो इस पे ये हो गया। इसके बाद फिर जो इनका था, इन्होंने एक और, इसके बाद 15 मिलियन का एक और इन्होंने लोन राइट ऑफ करवाया UBLC, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ये पंजाब शुगर मिल से आ रहे थे। इसके बेनिफिशरी सुने सर, चौधरी मंजूर अली, चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ अली, वजात हुसैन, ये शफात हुसैन, गुलजार साहब, और फिर इनके फैमिलीज़ की ख़वातीन के नाम है सर, वो हैं। इसके बाद एक और इन्होंने UBL से एक और इन्होंने लोन इन्होंने राइट ऑफ करवाया, वो साढ़े, आप उसको कह सकते
3.5 करोड़ रुपए का। तो जो उस वक्त उसमें बेनिफिशरी जो थे, इसके तीसरी की एक मिल थी इनकी स्पेको कोई ये प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब, शुजात हुसैन साहब, उसको मंजूर इलाही साहब, ये वजात हुसैन साहब, फिर शबाहत इलाही साहब, फिर इनकी फैमिली के इनके मिसेस वगैरह के नाम है वो हैं। ये तो मैं सिर्फ इनके बता रहा हूँ, बाकी और भी लोग हैं किन किन ने राइट ऑफ करवाए थे। मैं इस पर ख़त्म करता हूँ। ये सारा रिकॉर्ड आमिर साहब कौमी असम्बली में पड़ा हुआ है, नाम इनके पड़े हुए हैं, एक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पड़ा हुआ, किस किस ने कितना कराया था। नैब को चाहिए, वैसे खेल खेल रहे हैं तो खेलते रहे, आपको साफ ज़रा हमें आपकी मजबूरियों का पता है कि आपकी इतनी औकात नहीं है कि किसी पावरफुल पे आप हाथ डालें जब तक कोई इशारा ना मिले आपको। थोड़ी सी हिम्मत करें, नैब के किसी सेक्शन ऑफिसर को कहें ज़रा कौमी असम्बली की उसमें चले जाएँ सर, ये लाइब्रेरी में ये सारे सवालात, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें वहीं पड़ी हुई हैं। और अगर थोड़ी सी मज़ीद तकलीफ़ करनी है कि एक मैनुअल भी आपको वो चाहिए या एक इंसानी गवाही चाहिए, तो इमरान खान साहब को बुला लें। जनाब आपने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, इमरान खान साहब मानने से इनकारी हो जाए तो मुझे बुला लें जनाब, मैं गवाही दूंगा कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जहां पे इमरान खान साहब ने इन चौधरियों के लोन राइट ऑफ की डिटेल शेयर की। लेकिन आमिर साहब पैसा तो ले गए, चला भी गया, इमरान खान साहब बोल रहे हैं अब आजकल वैसे शायद ये तो नैब की रिपोर्ट आई है, वैसे मेरी इत्तला ये है कि थोड़ा सा कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। उसकी एक छोटी सी निशानी तो ये है कि गुजरात के डीपीओ और डीसीओ जो है ना, वो चौधरी हमेशा अपनी मर्ज़ी के लगवाते हैं, तो उनके फेवरेट 3 जो है ना रिसेंटली हटा दिए गए हैं। शायद वो पता नहीं वो फजलुर रहमान साहब पे वो जो था कि उनके धरने के पीछे ये लोग थे, शायद ये है कि उनके फेवरेट पंजाब के चीफ मिनिस्टर बुज़दार को वो सपोर्ट नहीं मिल रही है। 1-2 और साजिशों का इमरान खान साहब को पता चला है जो अंदरूनी चल रही थी, तो जिस पे थोड़े से वो इनसे थोड़े से नाराज़ हैं। बाकी क्या साहब, ये मैं ना वो भूली दास्तां फिर याद आ गई वाला सिलसिला है कि यहाँ पर मैं 20-30 साल से और भी हमारे कई रिपोर्टर हजरात हैं इस केस को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान लोगों को समझना चाहिए कि ये जो आपने चौधरी इफ्तिखार की शायद उसमें 56 अरब आया था, फिर ये 100 अरब रुपए का 2008 में रिपोर्ट आया, उसके बाद से रिपोर्ट नहीं आ रही। ये हमें नहीं पता कि इस वक्त भी ये कर्जे जो माफ़ किए जाते हैं ये किए जा रहे हैं, और अब क्या फ़िगर है, आज की पॉलिसी क्या है। हम ये चाहेंगे कि इमरान खान साहब क्योंकि बहुत टेकअप करते रहे हैं इस इशू को, कि हमें आज का बताएंगे कि आज कितने कर्जे माफ़ हो रहे हैं और इनके 2 सालों में और उससे पिछले 5-7-10 सालों में कितने लोगों के मज़ीद कर्जे माफ़ किए गए। अब आ जाते हैं लार्जर इशू पे चौधरियों का। ये मैं मजीद बता दूं कि ये 3 इनके ऊपर टोटल जो है नैब बता रही है केसेस थे। ये केस से अभी ये इसमें वो कह रहे हैं कि जनाब विलफुल डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट वैसे होता है कि आफत आ गई, ये आ गया, वो आ गया, कारोबार नहीं चल सका। एक है विलफुल डिफॉल्ट के जानबूझ के आप अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करके तो साथ में ही दूसरी दुकान खोल लेते हैं। इधर से बैंकरप्सी हो गई कि दिवाली हो गए, हमारे पास पैसा नहीं रहा, हम आपका कर्जा नहीं वापस कर सकते, ये दुकान बंद करके साथ वाली दुकान खोल लीजिए। तो इसी तरीके से ये पाकिस्तान का वतीरा है। मगर 2 केसेस जो है ना इनके मजीद, एक जिसपे सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये रत्ती क्या नाम है जी, तख्त पड़ी की पिंडी की जो ज़मीन थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जनाब इतने 100 कनाल इन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो नैब को इंक्वायरी भेजी हुई भी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में, डिटेल में वो कि जनाब के इन्होंने उनको ये ज़मीन जो है बैरिया को दे दी, उसके अवज़ ये लोगों ने इतना ज़मीन लिया, ये कह के इनकी इंक्वायरी की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया गया, उसका भी अभी तक फैसला नहीं आया। तीसरा केस गालबन लिविंग बियॉन्ड मींस का है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बीच में आ जाता है, तो मगर ये पाकिस्तान का वाहिद सियासी ख़ानदान है जो कि आज तक किसी जद में नहीं आया। ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कह लें, इनको परमानेंट एक फेवरेट्स कह लें, कि इवन जब फ़ारूक लगारी के दौर में भी इनके ऊपर ये जद में आए थे तो इनके दोस्त और जो है ना रिश्तेदार वहाँ पहुँच गए थे, तो उन्होंने कहा जनाब किसी ना किसी को तो साथ रखना है, तो फिर उनको साथ रखा गया। इवन नवाज शरीफ वगैरह ने भी पूरा जोर लगाया, कोई नहीं है, मुझे उम्मीद है कि इन केसेस में से भी जिस तरह इनकी सूरत हाल है ये निकल जाएंगे। मगर मैं लार्जर इशू पे जाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, क्विकली लोगों को समझाने के लिए कि जो हम रोते रहते हैं कि जी राइट ऑफ जो है दुनिया में ये आपका और हमारा पैसा है, डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, और ये पिछले 30-40-50 साल सिलसिला हुआ है कि ये तमाम अशराफिया हमारी
पहले सियासतदान बिजनेसमैन ही आते थे। ये एक तरीका ज़्यादा ज़ियाउल के दौर में शुरू हुआ कि जनाब सियासतदानों को रिश्वत के तौर पे उस ज़माने में या वो रिश्वत दे के या फेवरेटिज्म करके किसी रिश्तेदार के ज़रिए, दोस्त के ज़रिए कर्ज़े ले लिए जाते थे। फिर बाद में वो कह रहे थे जनाब हम दिवालिया हो गए हैं और वो माफ़ कर दिए जाते थे, ये आपका और हमारा पैसा है। तो ये इसका दुनिया भर में एक कानून होता है कि जनाब परमानेंट राइट ऑफ, परमानेंट माफ़ी नहीं होती है। इवन ये नहीं है कि सिर्फ विलफुल जो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट किया जाता है साजिश के ज़रिए। कर्जा ये स्टेट का एक्सचेकर का होता है, ये टैक्स पेयर्स मनी होती है, इसकी परमानेंट माफ़ी नहीं है। इन तमाम ने, ये आधी है आपकी पार्लियामेंट जो है, इन तमाम ने कर्जे लेके माफ़ करवा के ये दोबारा, मैंने कहा ना, एक इस तरफ से बैंकरप्ट करके एक दुकान बंद करके दूसरी दुकान खोल लेते हैं। इनकी दूसरी दुकानें बिकनी चाहिए, तीसरी भी, चौथी, पांचवी सारी बिकनी चाहिए कि पहले आप अपना कर्जा पिछला माफ़ करें। अब अगर आपके पास पैसा आ गया है तो दें। इस पे आप कोई ख़ानदान में गिनवाना शुरू होगा, यूसुफ रज़ा गिलानी से शुरू हो जाएं, जरदारी शुरू कर लें, सारे पाकिस्तान के शायद सियासी ख़ानदान आएंगे, शायद ही कोई बचा हो। अफजल सिंधु साहब एक लॉ मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने गलती से एक दफ़ा हौसला कर लिया कि जनाब ये आप जो माफ़ करते हैं अभी इन्होंने मेरी दुरुस्तगी की, SRO 29 के नाम पे ना एक सर्कुलर इशू हुआ मुशर्रफ के दौर में कि जी माफ़ कर दिया जाए, और एक SRO एक नोटिफिकेशन बच्चों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि मुझे आप स्टेट बैंक को लिख के भेजा कि मुझे वो कानून बताएं जिसके ज़रिए आप परमानेंट माफ़ करते हैं। तो जवाब आया वहाँ से कि जनाब हमारे पास कोई कानून नहीं है कि इन कर्ज़ों की, पीपल्स मनी की परमानेंट माफ़ी हो, कोई कानून नहीं है। मगर वो इतना बड़ा हाथ डाल चुके थे कि वो बेचारे जो है ना उसके बाद से नौकरी से कुछ दिनों में निकाल दिए गए। आजकल मुझे इतलाएँ हैं कि बावल नगर में बैठ के शाम को बेचारे बस इन चीज़ों को, इन यादों के सहारे ही चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। लास्टली इमरान खान साहब प्लीज़ आज की लेटेस्ट बताएं कि ये पुराने, अब आपके कर्जे माफ़ हो रहे हैं और आप इस इशू के ऊपर जो कि आपने टेकअप किया था अब क्या कर रहे हैं, अब लेटेस्ट पॉलिसी क्या है? लेटेस्ट पॉलिसी क्या है, लेकिन इसी हवाले से जो इमरान खान पहल करते थे चौधरी बरादरान के हवाले से, वो क्लिप हमें मिल चुका है। मैं चाहूंगी कि वो प्ले किया जाए, फिर उस पर मैं क्लासर साहब से कमेंट लूंगी। परवेज लाई जो इस पंजाब का सबसे बड़ा परवेज सर, वो जो सबसे बड़ा डाकू है, और सबसे बड़ा डाकू सबसे बड़ा इत्तेहादी है, ये सारा आपकी हमारी इंटेग्रिटी है। तो वैसे आधी कैबिनेट के लिए मुख्तलिफ इस तरह के अल्फाज कहे हुए हैं उन्होंने, बाद में शेख रशीद साहब के मुतालिक भी कहे हुए हैं। और मैं सर ये कहता हूँ, वो कहते हैं ना उनका जफर इकबाल साहब का शेर है, झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। मतलब है कोई पाकिस्तान का कोई एक आध लीडर तो इस मुल्क को मिल जाता जो थोड़ा सा अपनी बात पे कायम रहता। भाई ना सारी चीज़ें इकतदार होती है, सारी चीज़ कुर्सी होती है, सारी चीज़ें वोट होते हैं हमारे साहब। कोई पर्सनल, कोई कंडक्ट, कोई पर्सनल इंटेग्रिटी, कोई पर्सनल थोड़ी सी रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये चीज़ें नहीं मैटर करती। इमरान खान वाज द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स कि जिस पे लोगों ने एतबार किया, ट्रस्ट किया कि शायद ये बंदा जो कुछ कह रहा है ना वो सच है, ये सच है, ईमानदार आदमी है, ये सही बात करता है, खुल के बात करता है, डरता किसी से नहीं है, ब्लैकमेल नहीं होता, इसको वोट ये किसी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और पता ये चला है कि बदकिस्मती सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ अगर किसी ने पाकिस्तानी तारीख में अब तक किए हैं। अभी इस पर मौका दे दें, भी जवाब इनका आएगा। मेरा ख्याल है कि मौका आएगा तो दे देंगे राइट ऑफ लोन के ऊपर, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट था, मेरा ख्याल है इस पे आएगा। सर चलें देखते हैं इमरान खान साहब को। मैंने आज किससे खबर दे देता हूँ, किसी से पूछा कि जी लेटेस्ट पॉलिसी है, उनका जी पूछ के साहब से बता देंगे आपको, मगर ये शायद जवाब का इंतजार कर लें। एक ही आ सकता है, हमने सवाल डाला हुआ है, मैं वही बता रहा हूँ, एक ही जवाब आ सकता है कि इमरान खान साहब के ऑफिस की तरफ से प्रेस रिलीज आना चाहिए कि मैं के नाम नायब को उन्होंने लिखा है, लेटर लिखा है कि मेरे पास सबूत हैं, क्योंकि मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, मैंने सहाफियों में बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स किए थे। प्लीज आई एम कमिंग टू योर नायब ऑफिस, मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा और इस केस को आपने बंद भी नहीं करना, क्लोज भी नहीं करना, आई विल परसू इट। ये जैसे अल्ताफ हुसैन साहब का कहते थे परसू करो, पता नहीं कितने केस उन्हें परसू करने थे। इन्होंने एक बड़ी अहम बात की, थोड़ी सी केस को मैं बता दूं कि हमारे चौधरी बिरादरान जो हैं कैसे हर दौर में इवन छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं छोड़ते। चलो एक तो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, पेटी थिंग्स। मसलन जब परवेज़ अली साहब यहाँ वज़ीर आला थे तो इन्होंने यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी जो थी उसको इन्होंने जंगलात की ज़मीन दी, कोई 2300 एकड़ या कनाल के करीब दी इन्होंने वहाँ पे। अच्छा, उसके बदले में उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी ने वो जब ज़मीन डिवेल्प कर ली सरकारी, उसके बदले में उन्होंने इनको 200 कनाल डिवेल्प्ड लैंड दी और वो डिवेल्प्ड लैंड चौधरी शुजात हुसैन और इनके बच्चे और फैमिली के नामों पे ट्रांसफ़र हुई। ज़रा सोचते हैं, इतने बड़े लोग
इतने बड़े लोग, नाम देखें, ऊंची दुकान, फीका पकवान, वो कहते हैं ना पकवान, या उसके ऊंचे एक मैनेजर साहब को फ्रंटमैन रखा हुआ था। अब उसका नाम भी चौधरी मुनीर था वैसे इत्तेफाक चौधरी मुनीर फ्रंटमैन था, उन्होंने इसकी है, उन्होंने उसके नाम हमारे लिए ये कोर्ट अदालत की ये पेपर हैं, इस पे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पेपर हैं, उस पे जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे मेरा ख्याल है, ये जस्टिस जिन्होंने फैसला लिखा था, उसमें ये चीज़ें पेश की गई कि ये जब वजीर आला थे एक हाउसिंग सोसाइटी को ज़मीन दे के उससे फिर इन्होंने डेवलप्ड 200 कनाल लैंड अपनी फैमिली के नाम पे करा ली। वो ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी जुर्रत करके नैब को कि इन्वेस्टिगेट करें, पेशी पे बुलाया। 2 साल हो गए, किसी को कोई पता नहीं है कि चौधरी परवेज अली साहब का वो केस कहाँ गया। मेरा ख्याल इमरान खान साहब इसमें पार्टी बनना चाहिए। हजूर आपकी हुकूमत है, आप बैठे हुए हैं, आप खुद कहते थे ये पंजाब के सबसे बड़े चोर हैं, डाकू हैं, टाइम आ गया जरा चोरों और डाकुओं को पकड़ने का। आपके दौर में सेटलमेंट हो रही है, आपके दौर में जिन चोर और डाकुओं को सजाएं मिलनी थी, पता यह चला है कि जनाब सारे का सारा बंदिया मेट करके इस्त्री करके आज नायब ने कह दिया कि चौधरी साहबान सबसे ज्यादा बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं और बड़े मासूम लोग हैं, जालिम हम सारे लोग हैं, उसमें खान साहब भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के हम एक और स्टोरी को डिस्कस करेंगे, क्यों अभी तक इस्लामाबाद में जो क्राइम है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम पिछले वीक से इस्लामाबाद में जो बढ़ता हुआ क्राइम है उसके हवाले से प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल चीज़ें रुकी नहीं हैं। आज भी अगर हम बात करें तो डीआईजी पुलिस के घर में चोरी का एक वाक़या हुआ है। उसके अलावा एक जो मेजर वाक़या हुआ है, हमने इस्लामाबाद में देखा है कि मोटरसाइकिल सवारों ने बैंक के एक मैनेजर को दिन दहाड़े कत्ल किया है। आमिर साहब, क्लास्टर साहब ने बात भी की थी कि जब तक इनके ऊपर नहीं डाके पड़ेंगे या इनके घरों में चोरियां नहीं होंगी। अच्छा, एक मिनट, ये मेरी जबान काली नहीं है, ये मैं बताता हूँ कि किसने कहा था। असल में बात ये है कि सिचुएशन वहीं पर है, नहीं उससे ज़्यादा बुरी है। असल में सारा फोकस रहता है कराची के ऊपर, बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है बहुत बड़ा शहर है। लाहौर के ऊपर रिसेंटली आया हुआ है ये रेप केस के बाद ख़ास तौर पे, और बात करते रहते हैं इस्लामाबाद जो कि अब छोटा शहर नहीं रहा। पिंडी और इस्लामाबाद को मुकाबला मिला लें तो ये 40-50 लाख का अब ये ट्विन सिटीज़ हो चुके हुए हैं। और यहाँ अब ये क्राइम, ये कहा जाता था ये बाहर के डिप्लोमेट्स को दिखाने के लिए साफ़ सुथरा इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल एंटर हो तो लिखा हुआ आ जाता है। ये हम कहते रहे कंसिस्टेंटली क्लास साहब, बल्कि कहना शुरू हुए तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि यहाँ बड़ा खौफनाक क्राइम रेट हो गया है। और ये फिगर्स जो हैं, क्योंकि फिगर मुझे ज़ाती तजर्बे से पता है कि ये FIR हाईएस्ट IG के लेवल से नीचे इंस्ट्रक्शन, तो शायद मुझे शक पड़ता है कि FIR दर्ज नहीं करनी, तो FIR पेश कर रहे हैं। FIR ना देखें, आप देखें 1-5 पे कितनी कॉलेज आती हैं और कितने केस रजिस्टर्ड होते हैं और कितने रिजॉल्व होते हैं। ये याद रहे कि ये यहाँ 81 तक ये सिर्फ एक पिंडी का SP जो है ना इसको चलाता था। अभी यहाँ पे अफसरान जो है ना, ये हर 2 फुट पे एक अफसर आ जाता है। 1 IG हैं, 5 DIG हैं, 10 AIG हैं, 3 DIG, पहले 3 थे, 5 हो गए। मुझे भी इतला दी गई है। SP साहब 19 हैं, SP 19 हैं और SSP 10 हैं, AIG हैं ASP DSP साहब 47 हैं, 173 इंस्पेक्टर हैं, इतने ज़्यादा अफसरान हैं। मगर यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अभी ये सिर्फ अब हम नहीं कह रहे, अदालत भी कह चुकी है कि इस्लामाबाद में बहुत क्राइम है। उसके बाद अमेरिकन उसकी वो आ गई है कि जनाब अपने शहरियों को कि इस्लामाबाद में एहतियात करें। सेफेस्ट जो जोन्स, रेड जोन जो माने जाते थे, कोसार का एरिया, वहाँ पे डाकू होने लग पड़े हैं। ये आज जो DIG के घर में चोरी हो गई है, तो वो मैंने नहीं कहा था, मैं अपना ज़ाती पसंद नहीं करता बताना कि मैंने, मगर मेरे पिछले 3-4 माह में मेरे अपने ख़ानदान में जो है 3 डकैतियाँ हो चुकी हुई हैं। और उस पर मैंने रवैया देखा है कि कैसे आम आदमी जिसकी कोई रसाई नहीं है उसका क्या हाल होता था। कि मेरे कज़न साहब की फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बेटी के ऊपर, और वो थे घर से सुबह निकल रहे थे तो कनपट्टी पे रख के उनकी पैसे और चीज़ें फ़ोन वगैरह ले गए। उन्होंने दिलेरी की, उन्होंने पीछा किया, उस 2 मोटरसाइकिल वाले थे और वो काफ़ी देर तक गए। ज़ाहिर है उसके पास मोटरसाइकिल वालों के पास पिस्तौल थी, तो ये कुछ अर्से बाद उसको नहीं पकड़ सके। इन्होंने कहा, तरले किए 3 महीने तक कि जनाब मैं शनाख्त कर सकता हूँ, CCTV के कैमरे लगे हुए हैं, मुझे प्लीज़ वो कैमरे तक ले जाएं, मैंने उनको देखा है, मैं शनाख्त करूँ। मेरी IG तक रसाई के बावजूद भी कोशिश कर ली कि जनाब यहाँ, उसके बाद वहाँ 5-10 और डकैतियाँ हुई उसी मोहल्ले में, उसी इलाके में,
और अक्सर जगह कोई FIR दर्ज नहीं की जाती, तो वो उन्होंने मुझे आखिर में तरला किया कि आप प्लीज़ इसका पीछा छोड़ दें, जब तक इनके घरों में चोरी डकैती नहीं होगी, खुदा ना खास्ता कभी IG साहब या DIG साहब की बेटी के ऊपर कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं ना रखेगा, इनको एहसास नहीं होगा। तो वो अब होने लग पड़ा है कि इनके घरों में अब डकैतियाँ होने लग पड़ी हैं। आज सुना कि एकदम से जाग गए हैं और वो हो गया है। मगर इसमें असद उमर साहब जो कि MNA हैं इस्लामाबाद के, बिल्कुल डिनाइल में हैं, नज़र ही नहीं आ रहे। बाकी लार्जर एडमिनिस्ट्रेशन वो कहती है कि जी ये बहुत ताकतवर IG साहब हैं और इनकी फ़लाने जो हैं इनके वाकिफ़ हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगाया जा सकता, बाकी फिर भूखते हैं। मगर प्लीज़ इस्लामाबाद हर कोई जो ये समझ के आता है ना कि ये सेफेस्ट सिटी है, इट इज़ नो लॉन्गर सेफ एट ऑल। लेकिन क्लास्टर साहब, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, हम किस तरह से, खासकर अगर ख़वातीन की बात की जाए, तो किस तरह से घरों से बाहर निकल सकते हैं? मैं इस पे हमारे साथ बल्कि वो रिपोर्टर भी मौजूद हैं, ये बड़े अच्छे यहाँ पे क्राइम रिपोर्ट जो अच्छे इस वक्त के इसरार राजपूत हैं, इनसे भी बात करते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। बहुत ज़्यादा इनके पास डाटा भी है, क्राइम को रिपोर्ट करते हैं। ये हैं समा TV के बड़े अच्छे रिपोर्टर दानिश हैं, वो भी बड़े अच्छे करते हैं। 2-4 में जो एक्टिव नज़र आते हैं, बाकी के साथ तो PR कर लेती है लोकल पुलिस जो है। ये जहन में रखनी चाहिए कि इस्लामाबाद के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है ना, यहाँ पे जो इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे आते रहे पंजाब से, KPK से, मुख्तलिफ पिछले सालों में अपने इलाके के लोगों को उन्होंने पुलिस में भर्तियाँ करवाई हैं। कोई मैट्रिक पास है, कोई FA पास है, कोई फलां है। उनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी कि कैपिटल पुलिस एक अलहदा पुलिस होनी चाहिए थी, जो इनको अलहदा इसकी इंडक्शन होती, अलहदा ट्रेनिंग होती। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल क्राइम्स को कैसे रोकना है। अब मेरे जैसे देहातियों को, नो ऑफेंसेस, मैं खुद देहाती आदमी उन इलाकों से, उसको उठाएंगे, लेके आएंगे। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा? 8 पुलिस वाले, उसमें ASA भी शामिल थे, भिखारियों का गैंग चला रहे थे। जरा अंदाजा करें इस्लामाबाद पुलिस का, भिखारियों का गैंग पुलिस जी पुलिस चला रही है। खैर ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया IG साहब ने कि उनको आइडेंटिफाई किया, उनको मुत्तल किया, बरतरफ किया। ये अच्छा स्टेप है आमिर जुल्फ़िकार साहब को, छुपाया नहीं है। अदरवाइज होता है कि अब छुपा लेते हैं। जब पुलिस वाले खुद, और मैं शर्तिया कहता हूँ जितने गैंग जो चल रहे हैं ना, जैसे भिखारियों के गैंग के पीछे पुलिस वाले खुद निकले हैं, इन गैंग्स के पीछे जो KPK और पंजाब से आ रहे हैं, मोस्टली 2 इलाकों से आ रहे हैं ज़्यादा, ये आके जो वारदातें कर रहे हैं, इनके पीछे भी कोई ना कोई पुलिस वाले निकलेंगे। मोस्टली मेरे जैसे देहाती जो पुलिस में आ गए हैं, उनका नज़दीक ये होता है जब शहरों की वो थोड़ी सी खुशहाली देखते हैं, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास कार है, किसी के पास घर है, किसी के पास पैसे हैं, तो वो समझ लेते हैं कि भाई साहब हम तो यहाँ पे 30-40-50 हज़ार रुपये नौकरी कर रहे हैं, ये तो शहर में तो लूट मची हुई है, क्यों ना गैंग्स बनवाएं। कोई अपने लोग ले आते हैं, 2-4 को आगे कर देते हैं, सो उनको हेल्प भी करते हैं। फिर अगली हेल्प ये प्रोसिक्यूशन में करते हैं, ये सरकारी वकील को साथ मिलाते हैं। अच्छा ये कहते हैं जी कि जजेस छोड़ देते हैं, जजेस से पूछने वो कहते हैं ये मिले खड़े होते हैं, पुलिस वाले सरकारी वकील मिल लेते हैं साथ में, कोई पेशी पे नहीं है। अच्छा जी ले लें ज़माना सर, जैसे आप कहते हैं, आप एविडेंसेस नहीं देते, चीज़ें नहीं देते। खैर लास्टली मैं ये बताऊँ, आमिर साहब ने भी बात की, ASI इस्लामाबाद 24 किलोमीटर का शहर है, ये कोई पंजाब के, ये आपका सिंध नहीं है। ASI यहाँ 1142 हैं, सब इंस्पेक्टर 514 हैं, इंस्पेक्टर 100 आपके 73 हैं, और इसमें ASP और DSP, जो भी ASP नया लगता है इस्लामाबाद पोस्टिंग लेता है 47। हर मतलब मोहल्ले में एक ASP रखा हुआ है, आपने सारे दिन दफ्तरों में बैठे हुए, नजर कहीं नहीं आते, रोज आपको उन्होंने यहाँ तबाह करके रख दिया पूरे शहर को। अच्छा मैंने शुरू किया इसको ट्विटर पे, पूरी कौम नाराज हो, पता ये चला ट्विटर पे भिखारियों ने और जराइम पेशा ने ट्विटर अकाउंट बनाए हुए हैं। आप ट्वीट करें किसी इस पे क्राइम पे, किसी भिखारी पे, फौरन 5-6 आपको पड़ जाते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप देखें गरीबों की ये बात करते हैं, गरीब कहाँ जाए। मैंने फिर 2-4 को आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि मैं कि हर जगह जाके यही जवाब दे रहे हैं। पता ये चला उन्होंने भिखारियों ने अपना यहाँ सोशल मीडिया भी एक्टिव किया हुआ है कि बात करके देख लें आप। बहरहाल इसरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा इसरार से मेरा ख्याल पूछते हैं। शहर के क्राइम रिपोर्टर हैं जी इसरार, कोई बताएं जरा, ये तो पुलिस तो कल कह रही थी, सुना है कि जनाब 20% क्राइम कम हो गया, आप और हम कहते हैं क्राइम बढ़ रहा है, अमेरिकन एम्बेसी कहती है क्राइम बढ़ रहा है, FIR का रेट भी कम हो गया, FIR का रेट कम हुआ है, आप कहते हैं क्राइम बढ़ गया। सर जी को जरा इस पे हमें ब्रीफ करें। देखिए जी, मैं आपकी बात को आगे लेके चलूंगा कि क्राइम बिल्कुल कम नहीं हुआ। हाँ क्राइम हुआ, कम हुआ सिर्फ ट्विटर पे इनकी बयानबाजी से। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है शहर में, वो जो मुल्ज़िमान को, डकैत को, रॉबर्स को जो फायदा पहुंच रहा है, वो है FIR ना दर्ज करना। मैं यहाँ 2-3 वाक़े कोट करूंगा। सबसे बड़ा वाक़या पेश है 2 माह पहले, एक प्राइवेट अस्पताल है गोरड़ा मोड़, उसके मैनेजर से 64 लाख रुपए छीना गया गन पॉइंट पे दिन दिहाड़े। तो जब मेरी बात SHO से, उन्होंने कहा जी वाक़या हुआ है बिल्कुल, लेकिन अस्पताल वाले कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। जब SP जुबैर शेख साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं वाक़या बिल्कुल हुआ ही नहीं है। जब मेरी अस्पताल के CO से बात हुई, वो कह रहे हैं हमने FIR की दरखास्त दी, FIR नहीं काट रही। इसी तरह अभी चंद दिन पहले AAGM फार्मर, उनकी फैमिली को गन पॉइंट पे लूटा गया, वहाँ पे दूसरा खड़ा हो गया। लेकिन अच्छा ये हुआ कि रावलपिंडी पुलिस ने वो मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। दूसरी बात जो मेरे नोटिस में आई है
कि क्राइम वाकई बहुत बढ़ गया है और ये किसी तरह भी सीरियस नजर नहीं आ रहे क्राइम पे काबू पाने के लिए। वजह यह है कि जो डकैत के गैंग्स हैं वो बदरिया मोटरवे आते हैं, ये आपके केपी के इलाकों से यहाँ घुसते हैं, आके इधर स्नैचिंग करके यहाँ से भाग जाते हैं बड़े आराम सुकून से। क्या फायदा आपकी टिकट का, क्या फायदा आप कितनी जो डिप्लॉयमेंट आप शो करते हैं ट्विटर पे और आप अपनी प्रेस रिलीज में भेजते हैं कि हमने इतनी डिप्लॉयमेंट की, यहाँ पे इतने नाके लगे हुए हैं, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल इन चीजों में। और एक और चीज, मुझे चंद नौजवानों ने रब्ता किया F10 से कि हम रात को निकलते हैं वॉक के लिए, हम अपना वॉलेट और मोबाइल फोन हम घर रख के निकलते हैं। उन्होंने बताया कि एक नौजवान वहाँ पे वॉक करके वापस आ रहा था, उसको स्नैचर्स फाड़ के रास्ते में उसे गोली मारी, उसको अस्पताल ले जाया गया, अभी तक FIR नहीं हो सकी। ठीक है, तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि इस्लामाबाद की सड़कों पे गलियों में चलना बहुत मुश्किल हो गया है, डकैतों के गैंग वहाँ अच्छा पे। इसरार, आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस जो हैं यहाँ पे अतर मनीला साहब, वो वाहिद ही नजर आते हैं जो एक्टिव हैं इन चीज़ों पे, ह्यूमन राइट्स के मसले हों, ये लॉ एंड ऑर्डर के इशू। उन्होंने 2-4 ऑब्जर्वेशन दी हैं बड़ी इंतहाई खतरनाक किस्म की। उन्होंने जनाब अब तो F8 F10 में डाके पड़े, शायद अभी उन्हें ये नहीं पता कि कोसार मार्केट F6 जो यहाँ पे फेडरल सेक्रेटरीज रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी मुल्क चलाते हैं, वहाँ पे डाके पड़ना शुरू हो गए, बल्कि डाके पड़े हैं वहाँ पे। और प्लस उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन दिया कि जनाब कि ये पेट्रोल पंप जो रेड जोन में था, जहाँ पे ये PTI की MPA जो थी और उसके खामिद ने एक जज साहब पे हमला किया और जज साहब ने फायरिंग की, तो उन्होंने सवाल पूछा कि ये बताएंगे अगर ये आम शहरी इस तरह फायरिंग करते, मारते पीटते, क्या पुलिस उनको जाने देती कि उन पे केसेस हुए हैं, कोई गिरफ्तारियां हुई हैं, या आमिर जुल्फकार साहब और उनकी पूरी ब्रिगेड जो है, मतलब 47 ASPs या DSPs, मेरे लिए तो बहुत बड़ा, एक 24 किलोमीटर के शहर में इतने सारे लोग हैं, इस पे क्या आपकी कोई पुलिस वालों से बात हुई है, कोई IG साहब से? या वो तो सुना ट्विटर पे उन्होंने एक्टिव कर दिया अपने ASPs को, ट्वीट करें क्योंकि इमरान खान साहब ट्वीट देखते हैं, ट्विटर पे सब कुछ ठीक है, तो फिर बंदे मरे, डाके हूँ, चोरियां हूँ, स्नैचिंग हूँ, फिर उसके बाद कोई परवाह नहीं है उनको। देखिए जी, मेरे नजदीक ना, मेरे मुताबिक जो ना, ये जो हुकूमत चल रही है टोटल ट्विटर पे चल रही है, क्या हुकूमत क्या पुलिस। आप कह रहे हैं कि जो वाकया पेश है पेट्रोल पंप पे, अगर ये कोई आम आदमी होता उस पर 780 ACD लगनी थी, ठीक है, उसकी नस्ल उल जानी थी बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये लोग जो हैं बासर हैं, इनके हाथ ऊपर वानों में पड़ते हैं, इन पे कोई एक्शन लिया गया और ना ही एक्शन आगे होगा। ठीक है, और अतर मिल्ला साहब वाकई बड़े एक्टिव हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन से हम बिल्कुल मुत्फिक हैं। अच्छा एक और बताएं कि यहाँ पे ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे 15 बिलियन रुपीस के हमारी जेबों से इन्होंने पैसे लगाए पीपल्स पार्टी दौर में, उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे, कंपनियां, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कोई रैपिड रिस्पांस फोर्स नहीं है, कोई इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जो इन्होंने बनाया हुआ है पूरा सेटअप 15 बिलियन रुपीस का, शहर पे कैमरे लगाए हुए हैं, इनकी वहां पिकेट्स के साथ, पुलिस के साथ, मतलब कहीं डाका चोरी हो जाए, कोई गाड़ियां नहीं है। और सुना है बड़ी बड़ी गाड़ियां तो पुलिस अफसरों ने रखी हुई है, तो पुलिस के पास वो चेज करने के लिए, पकड़ने के लिए कोई इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर 15 रुपया क्यों लगाया हमारा, अगर इन्होंने सिर्फ कैमरों से वारदात के बाद हमें बताने, वो देखें जी भाग रहे हैं, वो देखें जी वो यहाँ से निकल गए, ये देखें जी यहाँ से गोली मार के चले गए, तो इन कैमरों का क्या इस्तेमाल है अगर इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं है, इनकी पिकेट्स नहीं है, उनके साथ राब्ते नहीं है, वायरलेस पे रैपिड रिस्पांस फोर्स नहीं है, मतलब कोई कहीं पे डाका पाड़ के किसको फोन करें और कौन उनको चेज करेगा, कैमरों का आपस में कोई राब्ता नहीं है। कोई आपने इस पे काम किया है थोड़ा सा कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा आप सही कह रहे हैं, मैंने काम किया इस पे। लेकिन एक चीज जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे कैमरे काम करते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई कैमरे काम नहीं करते। ये ज्यादा क्या करते हैं, मुद्दई को ले जाते हैं पकड़ के वहाँ पे, अपने जिनका सेफ सिटी सेंटर है वहाँ दिखाते हैं कैमरे, जाके जनाब ये कैमरे चल रहे हैं आप देख लें, उसमें कोई चीज सामने नहीं आती। तो हैरानी वाली बात है कि इतना जो आपका कौमी खजाना है उसको आपने बिल्कुल जाया किया है। इसरार के अलावा मैं आपको बता चुका हूँ, CC कैमरा इसके सरकारी के अलावा प्राइवेट भी लोगों ने लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको जाती अपना वाकया बता चुका हूँ कि 3 माह से वहाँ 25 और डकैतियाँ और चोरियाँ हो चुकी हुई हैं वहाँ पे, मगर वो उसका काम ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ये जो आप लिस्ट पढ़ रहे हैं ना, SHO और DSP, वो परमानेंट हैं। यहाँ पे जो है वो कहते हैं जी भत्तों के रेट जो हैं डबल हो गए हैं, यूनिफॉर्मों के मसले हैं, वो पेट्रोल पंप का एक बहुत बड़े ठेकों के मसले हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं। वो उन कामों में पुलिस ज़्यादा लगी हुई है, माल पानी में ज़्यादा लगी हुई है। ये इस्लामाबाद बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया है जो जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पे। आपने कोई अगर ब्रेक पे नहीं जाना तो मैं थोड़ा सा इस पे बात करने, अगर आपने ब्रेक नहीं लेनी तो नहीं, आप ब्रेक पे जाना है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन करना चाहते हो, मैंने भी उस पे थोड़ा सा मैं एक ऑब्जर्वेशन और आमिर साहब आपके साथ हूँ। होना ये चाहिए था जब 15 बिलियन रुपीस के इन्होंने यहाँ कैमरे लगवाए थे हमसे, जिसमें बहुत सारा आगे माल पानी हुआ, वो एक अलहदा कहानी सुबह हुआ, उस पर एक और स्टोरी है वो।
इस वक्त चाहिए था कि आपका जो मेन आपका यहाँ पे सेंटर है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पूरे शहर को कवर कर रहे हैं, फिर दो काम होने चाहिए थे। एक रैपिड रिस्पांस फोर्स बननी चाहिए थी जो नहीं बनी इस शहर में सर। दूसरा, इसका राब्ता पुलिस से होना चाहिए था, आपका उसके साथ रेस्क्यू के साथ होना चाहिए था, प्लस आपको पिकेट्स जो बनानी चाहिए थी उनके साथ होना चाहिए, ताकि कोई वारदात कैमरे से आप होते हुए देखें या शहरी कोई आपको रिपोर्ट करे, फौरी तौर पर आप पुलिस की जो अपनी एक फोर्स है रैपिड रिस्पांस उनको लोकेशन बताएं, वो वहां पे जाके चेज करे, प्लस जो इसके आउटलेट्स हैं जहां से ये जाते हैं मोटरवे पेशावर को जाएं, रवाज साइड पे जाएं, वहां पे एक आपके पास बेहतरीन आपको पिकेट होनी चाहिए, एक आपका उनके साथ राब्ता होना चाहिए कि आप फौरी तौर पर नाका जो है ना इसको करें, और आपकी जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है वो उसको चेज करे, चाहे वो जहां मोटरवे से निकलें या आपके यहाँ रवाज से निकले। कोई इनका सिस्टम नहीं है आमिर साहब, कोई इनके पास नहीं है। बस ये वहां पे इन्होंने एक सीसीटीवी लगाए हुए हैं, और मुझे याद है कि उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब के दौर में एक पॉलिसी बनी थी, उन्होंने पैसे मांगे थे इनसे कि हमें 32 बिलियन रुपीस दें जो हमने यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान करना है। इसहाक डार साहब ने कहा था मेरे पास पैसे नहीं है, उसमें बनना था ये रैपिड रिस्पांस फोर्स। उन्होंने 50 बिलियन रुपीस उन्होंने मेट्रो बस के लिए दे दिए क्योंकि उसमें पैसा बनना था। मेट्रो बस के लिए 50 अरब दे दिए, रैपिड रिस्पांस के लिए इन चीजों के लिए उन्होंने पुलिस को फैसिलिटीज दी, और यहाँ ना उनको पैसा दिया। एक और क्लासेस में यहाँ पे अहम इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो असिस्टेंट है 2 साल हो चुके हैं, अभी तक वो जो असामी है वो खाली है, उस ओहदे पर कोई अपॉइंट नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो इसरार से मेरा ख्याल पूछता है मेरे साहब, इससे पहले मैं इसरार से थोड़ी जो वजह मुझे पता है कि वहाँ पे जो डीआईजी साहब हैं वो आजम खान साहब के बड़े क्लोज आदमी हैं, वो नीचे ये 2 अपॉइंटमेंट जो है ना इस्लामाबाद की, एक आईजी और एक जो एसएसपी ऑपरेशन जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है। वो वहाँ पे डीआईजी साहब जो है जब एसएसपी नहीं होता तो उनका इख्तियार रहता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की वजह वो आईजी साहब का शायद कसूर ना हो। आपका वैसे क्या इसमें टेक है इसरार, ये जो यहाँ पे एसएसपी नहीं रखा हुआ उन्होंने और वो डीआईजी साहब का ऑपरेशंस का देखें, उनका मुझे कोई खास रोल नजर नहीं आता। आज अभी 24 घंटे में 4 डाके पड़े हैं 24 घंटे में, जिनमें आपके डीआईजी नासिर अफ्ताब जो के सिंध में एज ए डीआईजी ट्रेनिंग सर्व कर रहे हैं, इस्लामाबाद में एडिशनल एसपी रहे, उनकी फैमिली गानी थी, वहाँ डाकू घुसे। इसके अलावा थाना कराची कंपनी, रमना और आपका तरनोल, यहाँ पे डाकू 4:30 बजे घर में घुसे, एक घर में 7 बजे घुसे, 107 तोले सोना, मोबाइल फोन, कैश। G15 में भी तो हुआ मेरा ख्याल है, आप उसका कह रहे हैं G15 रमना का कह रहे हैं, जहाँ पे वो घर में घुसे हैं 4 डाकू, वो उन्होंने वो उसमें मैं एफआईआर देख रहा था, खवातीन बेचारी 80 तोला के करीब घर के करीब खवातीन का बहू बेटियों का मैं एफआईआर पढ़ा था, बहू बेटियों का सारा जेवरात वो ले गए हैं, और ये हमें सब अच्छा की कहानी सुना रहे हैं। मैं लास्ट आपने वक्फा लेना, लास्ट जुमला कह दूं, इस्लामाबाद वो शहर था यहाँ पे अगर चोरी होती थी ना वो मेन सफे पे आती थी कि इस्लामाबाद में चोरी है। डाका तो बहुत बड़ी चीज था, तो ये वो शहर होता था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। नियाज नायक के घर एक दफा चोरी हुई थी, बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया, मेन सफे की हेडलाइन होती थी कि इस्लामाबाद में चोरी हो गई, डाका पड़ गया। सर अब तो एडवाइजरीज भी जारी हो रही हैं कि आप लोगों ने बाहर किस तरह से निकलना, उसकी एसओपीज भी जारी हो रही हैं। स्टार आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम को पर टाइम देना चाहिए, हमें ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी है कि किस तरीके से जो पीटीवी के बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, वो किस तरह से गैर कानूनी तरीके से अपनी पोजीशन पे पॉइंट हुए हैं, उनकी इस हवाले से भी एक स्टोरी है, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि मैं आमिर साहब की तरफ आऊँ, चेयरमैन पीटीवी बोर्ड को हटाने से हवाले से क्लास्टर साहब कुछ एडअप करना चाह रहे हैं क्राइम के हवाले से, मैं चाहूँगी सर। बहुत सारे हमारे साहब जरा दोस्त हैं, कुलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं जो शो देखते हैं, तो वो ये ब्रेक के दरमियान बहुत सारे मुझे तो वो मैसेजेस हैं, कॉल्स आई हैं कि हमारे सहाफ़ी बहुत सारे लुटे हैं, और वो कहते हैं, अब ये आसिफ अली भट्टी साहब हैं, जियो के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, बड़ा नाम है आसिफ अली भट्टी साहब का, वो कहते हैं मेरे साथ गन पॉइंट पे उन्होंने फ़ोन स्नैचिंग की है, और भी सहाफ़ियों के साथ की है। उन्होंने कहा हमारी भी FIR दर्ज नहीं हो रही थी, हमें भी मसले आ रहे थे, तो उन्होंने जाके यहाँ पे यूसुफ नसीम खोखर साहब जो है सेक्रेटरी इंटीरियर में से नज़र वो भी कहीं नहीं आ रहे, हमारे मुल्तानी भाई हैं, वो भी बिल्कुल ठंड प्रोग्राम चल रहा है उनका, या किसी को पता ही नहीं है कि इस मुल्क में कोई इंटीरियर सेक्रेटरी भी है। उन्होंने कहा था जनाब कि हम आपके लिए कुछ करते हैं, ये उन्होंने कहा जनाब इतने दिन गुजर गए, बल्कि वकारुद्दीन साहब जो है DIG ऑपरेशन, इन्होंने कैमा कमेटी में कहा था जनाब कि हम फ़ोन भी रिकवर करेंगे, बंदे भी पकड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कई दिन गुजर गए कि हम सहाफ़ी भी इस वक्त जो है इसी ही इसका शिकार है, वायलेंस का, तशद्दुद का, स्नैचिंग का, जैसे सब हैं। ठीक है आमिर साहब, क्यों आ गए चेयरमैन पीटीवी बोर्ड साहब इस पोजीशन पर आज हटा भी दिया गया? हटा क्या गया था, ये एक वो मिसाल है जिसकी वजह से हम जो रोते रहते हैं कि यहाँ जो गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट के मसाइल हैं,
ये हम कई दफ़ा ये प्रोग्राम कर चुके हैं कि डे वन से इनकी तैनाती कंट्रोवर्शियल थी। इनका ये पहले चेयरमैन लगे, बोर्ड के डायरेक्टर फिर बने, ये एमडी बने, फिर चेयरमैन बने। उस दौरान में तनख्वाह भी लेते, जब तनख्वाह ले लें तो दोबारा फिर आप चेयरमैन नहीं बन सकते। तो हमारे कहने में तो सुनी नहीं, किसी ने कहा नहीं कि हमारा तो पता नहीं शायद जाति कोई इशू है। तो आज फिर फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ना सिर्फ कि आप ये ओहदा छोड़ेंगे, आइंदा भी नहीं बन सकते, और राशिद खान साहब भी नहीं बन सकते जो है। और वो उसका मेरा अभी डिटेल जजमेंट आएगी। तौला कासमी साहब के केस में ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन कर दिया था कि एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना है। पर इन्होंने याद रहे कि तौला कासमी साहब सिर्फ जो रिकवरी करनी थी उसके लिए भी इन्होंने कोई कोशिश नहीं की है। अब उम्मीद ये की जाती है कि वहाँ अकबर दुरानी साहब को चेयरमैन लगा दिया गया है, एक्टिंग चार्ज दे दिया गया है कि जनाब उनसे रिकवरी भी करवाएंगे, और ये नेक्स्ट इसकी कम अज़ कम पीटीवी बजाय इसके कि 100 रुपया करें और वो प्राइम मिनिस्टर के पास केस है, ये जुल्म ना करें, पहले पीटीवी ठीक करें, फिर बाद में लोगों से और पैसा निकलवाने की कोशिश करें, पहली बात। दूसरा ये है कि हमारी ये बार बार कंसिस्टेंट पोजीशन रहती है कि पाकिस्तान में जो सरकारी इदारों में जो गंद पड़ना शुरू होता है, जिस तरीके से ये रिग किए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं, वो है बोर्ड। जानबूझ के बोर्ड के मेंबरान जो हैं वो अपनी मर्जी के लगवाए जाते हैं, फिर उसके ज़रिए इनको लूटा जाता है और इनको खाली किया जाता है। हम बारी बारी सारे बोर्ड्स का किस्सा लेके आएंगे, बस सिर्फ एक इसके साथ ऐड कर दें क्योंकि हम एनर्जी बहुत एनर्जी को करते हैं। इसके ऊपर डिटेल स्टोरी करूंगा, मैं सिर्फ बताने के लिए कि सुई गैस की जो दो बड़ी कंपनियां हैं, सुई नॉर्दर्न गैस और सुई सदर्न गैस, इसके एमडी जो है पिछले 1-2 नहीं लगाए जाते, एक्टिंग रखे जाते हैं। और जो एक्टिंग भी रखे जाते हैं मोस्ट डूबियस, प्राइम मिनिस्टर खुद फॉर एग्जांपल आमिर ज़फ़ैर जो कि सुई नॉर्दर्न के हैं, उनको जो है लास्ट गवर्नमेंट ने भी निकाला था, 3 दफ़ा एक्टिंग किए जाते हैं। आमिर राजपूत साहब को प्राइम मिनिस्टर ने खुद जब ये गैस क्राइसिस हुआ था निकाला था। जान के एक्टिंग रखे जाते हैं ताकि उनसे अपनी के मर्जी पे काम करवाए जाएं, गैस की शॉर्टेजेस कैसी करवाई जाएं, पैसे बनाए जाएं, उसके लिए अगले हफ्ते हम बताएंगे कि क्यों लगाए जाते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।